नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में आप लोगों के लिए यूपी लेखपाल के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिससे कम समय को देखते हुए लेखपाल की परीक्षा में इस जो प्रैक्टिस सेट है आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी इससे। और कभी-कभी इस प्रैक्टिस सेट से जो है हूबहू सवाल जो है आपके पेपर में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो देरी ना करते हुए चलते सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन लिख रहा है, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या थी? तो मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या थी, तो आप लोग आंसर बताएंगे इसमें। तो जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे हम लोग। तो राजस्व पर लगाया गया एक कर था। सरदेशमुखी क्या था? राजस्व पर लगाया गया एक कर था। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग होंगे, पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो पाल वंश का जो पहला राजा था वो गोपाल था। पाल वंश का पहला राजा कौन था? गोपाल था। इस प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। इस प्रकार से हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप लोग बताएंगे बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। तो अगला क्वेश्चन इसलिए हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कौन सा अधिनियम आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति प्रदान करती है? कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति प्रदान करती है? 7वीं अनुसूची शक्ति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे भारत का पहला भाग कौन सा है? मणिपुर। भारत का पहला भाग मणिपुर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची सीटों के आवंटन से संबंधित है? 4थी अनुसूची। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किस मुकदमे में किया था? किस मुकदमे में किया था? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती मुकदमे में किया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम क्या है? बिली बिली। बिली बिली जो है ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो होती है उसमें काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित शैल नहीं है? तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सी एक रूपांतरित शैल नहीं है? चूना पत्थर जो है यह एक रूपांतरित शैल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? कह रहा है ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? 3 भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, राजकोषीय नीति
किस देश की सरकार को खाली स्थान के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? किस देश की सरकार को प्रभावित करने में मदद करती है? राज्य कर। कौन सा है? राज्य कर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? कह रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। कौन सा कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला देश कौन सा था जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला? फ्रांस। पहला देश फ्रांस था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। खाली स्थान लिखा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा संबंधित है। कृषि जो है अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में वृद्धि करना था। प्रथम पंचवर्षीय का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन, जिला प्रशासन में तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तहसीलदार का जो मुख्य कार्य होता है वो भू राजस्व का प्रशासन करना होता है, तहसीलदार का मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? इस क्वेश्चन का आप बताइए, क्षेत्रों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत किया गया है उद्यमों का स्वामित्व जो है इसके आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सही ढंग से सुमेल नहीं खाती है? सही ढंग से सुमेल नहीं खाती है। देखिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। जो नीली क्रांति है ये फल एवं सब्जियों से नहीं थी, ये मत्स्य उत्पादन से थी। ये वाला मेल नहीं खाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग के लिए गठित की गई थी? कौन सी समिति गठित की गई थी? कार्वे समिति। कार्वे समिति का गठन ग्राम एवं लघु उद्योग के लिए 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हाल ही में शब्द मानसवी समाचार पत्रों में था, यह किससे संदर्भित है? किससे संदर्भित है? ये है आईआईटी दिल्ली द्वारा उच्च विद्यालय की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया एक एसटीएम संरक्षिता कार्यक्रम है। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई किसने जीती है? टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई किसने जीती है? किसने जीती है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा सीबीएसई ने बढ़ते मधुमेह को रोकने के लिए स्कूलों में शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है। बच्चों के लिए प्रतिदिन चीनी का अनुशंसित सेवन कितना है? बताइए कितना है? ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। 5%। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की तटरेखा से संबंधित लंबाई क्या है? 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार। आप जो पुराना पढ़ते आए हैं वो नहीं है कि आप ऑप्शन नहीं लगा के चले जाइए। तो ये कह रहा है 2023-24 के अनुसार, 2023-24 के अनुसार कौन सा है? 11,098.8 किलोमीटर। ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मधुबनी और गोंड कला की सराहना की है। कलाकारों की राष्ट्रपति के साथ बैठक किस कार्यक्रम का हिस्सा थी? किस कार्यक्रम का हिस्सा थी? किस कार्यक्रम का हिस्सा थी? आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कला उत्सव। एक मिनट रुकेंगे दोस्तों। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा प्रकाश के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले डार्ट द्वारा समझाया गया था। किसके द्वारा समझाया गया था?
किसके द्वारा समझाया गया? आइजैक न्यूटन के द्वारा समझाया गया था। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा समझाया गया था। तो रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या है? कह रहा रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ है? दूर से जानकारी एकत्र करना, यही इसका अर्थ है। दूर से जानकारी एकत्र करना। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि पौधे में उत्तेजना विद्युत आवेगों के कारण होती है? किसने पाया था? बताइए। जेसी बोस ने पाया था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ये तो आप लोग जानते होंगे। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अधिकतम जैव विविधता है? अधिकतम जैव विविधता किसकी है इसमें से? बताइए, अधिकतम जैव विविधता किसकी है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो जैव विविधता अधिकतम है इसमें से। तो वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ से ओजोन की मोटाई को किससे मापा जाता है? ये क्वेश्चन तो बेहद आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में आ गया। डॉप्सन इकाई से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में स्थल मंडल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? स्थल मंडल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह से। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह से संबंधित है स्थल मंडल शब्द। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी दर को मापकर अपशिष्ट जल के BOD का आकलन किया जाता है? तो इसमें से होगा जल के नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में खंडों की कुल संख्या कितनी है? पर्यावरण में खंडों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 4। कुल संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण ओजोन परत में अवक्षय होता है? ये तो क्वेश्चन बेहद आसान है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जंगल की आग फैलने के क्या कारण हो सकते हैं? जंगल की आग फैलने के कारण हवा भी हो सकता है, संस्कृति भी हो सकती है, आर्द्रता भी, तो उपरोक्त सभी ये तीनों कारण जंगल की आग फैलने के हो सकते हैं। अगला देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है? बताइए, पर्यावरण संरक्षण क्या अर्थ है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सीमा के लिए नियम द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है? निम्न से किस सीमा के लिए नियम द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है? देखिए, अभ्यारण्य की जो सीमा है वह उसको किसी नियम द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है, इसकी अभ्यारण्य की। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैसें हैं? ये तो क्वेश्चन बेहद आसान है, आप लोग कितनी बार कितनी परीक्षा में, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं ये सब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या सब्जियों और फलों के छिलकों और बचे हुए खाद्य पदार्थों को अपशिष्ट होने में लगभग कितना समय लगता है? मतलब कह रहा जो सब्जी होती है, फल होते हैं, उनके छिलकों को सड़ने गलने में कितना समय लग जाता है? तो 1 से 2 सप्ताह का समय इनके सड़ने गलने में लगता है। दोस्तों देखिए, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन चालू हो जाता है। तो ट्रिपल एस सी के लेखपाल के सिलेबस में 10 क्वेश्चन मैथ के नाम पे DI का है। तो बहुत आसान टाइप की DI है ये। तो जिसे जिसमें इसमें दिया है कि नीचे दिए गए दंडारेख को अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दंडारेख 5 वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित 3 भिन्न-भिन्न मॉडलों के कार्यों की संख्या को दर्शाता है। जैसे देखिए, जो मॉडल ए इधर दिया है, मॉडल बी दिया है, मॉडल सी दिया है। तो यहाँ दिया है 2014, 15, 16, तो इसी का अध्ययन करके आपको बताना है। तो यही इसी का अध्ययन करके आप लोगों को क्या करना है? बताना। देखिए, कहा सभी वर्षों में उत्पादित मॉडल बी और मॉडल सी के बीच का अंतर क्या है? तो मॉडल बी मॉडल सी के बीच का अंतर क्या है? तो सभी वर्षों में पहले मॉडल बी का आप जोड़ देंगे, फिर मॉडल सी का जोड़ देंगे। ठीक है, मॉडल बी और मॉडल सी का आप जोड़ करके उसको घटा देंगे। ठीक है, तो वो जो भी अंतर होगा क्या होगा? वो आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे इसको
प्रकार से जब आप करेंगे तो इनका जो अंतर होगा वो कितना आएगा, निकल कर मॉडल बी मॉडल सी को आप घटाएंगे, शून्य आएगा अंतर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। फिर कह रहा है सभी 5 वर्षों में उत्पादित मंडल ए करों का योगफल क्या है। सभी 5 वर्षों में उत्पादित, अब सभी 5 वर्षों में आप उत्पादित देख लीजिए, सही हज़ार में देखिए, यहाँ संख्या हज़ार में दी, तो यहाँ जो दिया है यहाँ पॉइंट में दिया है, आपने सोच कर मतलब दिया है ताज़ा, जैसे यदि 8000 ऐसे इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मॉडल 5 वर्ष में मॉडल ए का जो है, जैसे मॉडल ए के हैं, ए है, ए है, ए है, ए है, ए, इसको आप जोड़ देंगे तो उनका योगफल आप निकाल सकते हैं। जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 35,000 आएगा, ऑप्शन 2। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहता है वर्ष 2014-15 में उत्पादित मॉडल सी कारों की संख्या और 2016, 17, 18 में उत्पादित मॉडल सी के बीच का अनुपात। इसे 2014-15 मॉडल सी का आप निकाल लेंगे, फिर 2016, 17, 18 मॉडल सी का निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। इससे आपको क्या होगा पता चल जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा, आप देखेंगे निकालने के बाद तो आना चाहिए 1:1 का। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो कह नीचे दिए गए दंडारे का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वही वाला है, इसको कह रहा कि वर्ष 2018 में उत्पादित मॉडल बी और मॉडल सी के सी कारों की संख्या वर्ष 2014 में उत्पादित मॉडल बी और मॉडल सी की कारों की संख्या से प्रतिशत कितना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कह रहा है 2018 में मॉडल बी और मॉडल सी की जो कार है उनको आप जोड़ लीजिए। 2018 में मॉडल बी और मॉडल सी कारों को जोड़ दीजिए। 2014 में मॉडल बी और मॉडल सी की कारों से कितने को जोड़ लीजिए, फिर 2018 वाले में से 2014 लोग घटा दीजिए। जितना आता है उसमें मॉडल 2014 में मॉडल बी और सी का जितना आता है उसमें उससे भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, वही उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका जो आना चाहिए, इसका जो आना चाहिए वो आएगा 46%। समझ रहे हैं, 46% आएगा। अगला क्वेश्चन है, तो 2014 और 2015 मॉडल ए के कारों के औसत और वर्ष 2014-15 में मॉडल बी के कारों के औसत के बीच का अंतर क्या है। बीच का अंतर क्या है, इसे आप उसको जोड़ लेंगे और जोड़ के घटा देंगे। अंतर देखिए कितना आसान क्वेश्चन DI में दिया गया है। ठीक है, तो घटा देंगे और इस प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, जारी किए गए बीजा की संख्या की माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करना बहुत आसान होता है। माध्यिका का मैं फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे जब विषम संख्याएं होती हैं तब लिखा जाता है n/2 + 1 वां पद। ठीक है, पद। और जब सम संख्याएं होती हैं तो लिखा जाता है n, एक मिनट, सम संख्या होती है n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, पूरे का बटे आप 2 कर देंगे, फिर इसको निकाल देंगे। अब यहाँ देख लीजिए आप संख्या कैसी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, तो दूसरा वाला फार्मूला यहाँ क्या करेंगे आप लगा देंगे। ठीक है, दूसरा वाला फार्मूला लगा देंगे। या एक प्रकार से और आप कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ करके 6 से भाग दे दीजिए तो भी आपका वही आंसर आएगा। या एक और क्या कर सकते हैं आप, इन सभी संख्याओं को एक आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, फिर मध्य की, जैसे सम संख्या है तो मध्य की जो 2 संख्याएं हैं उनको लेकर के उनको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3300 आएगा। ठीक है, आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो इस प्रकार से बहुत समय लग जाएगा, तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन आपको हल करके नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो बिल्कुल आप लोगों को समझा देता। तो इसे समझा ही दे रहा हूँ, क्या करना है। एक वर्ष में जारी किए गए न्यूनतम वीजा
से 1 वर्ष में जारी किए गए अधिकतम वीज़ा का प्रतिशत क्या है? देखिए 1 वर्ष में जारी किए गए न्यूनतम वीज़ा से 1 वर्ष में जारी किए अधिकतम वीज़ा का प्रतिशत क्या है? तो 1 वर्ष से जारी किए न्यूनतम वीज़ा क्या है? न्यूनतम वीज़ा देखिए आप 1250 है। अधिकतम वीज़ा क्या है? अधिकतम वीज़ा जब आप देखेंगे तो अधिकतम वीज़ा आ गया 5800, ठीक है? तो न्यूनतम वीज़ा से अधिकतम वीज़ा प्रतिशत पूछा है, दोनों आपको बता ही दिए, न्यूनतम ये है अधिकतम ये है, उसका प्रतिशत आप निकाल लीजिए तो कितना आएगा? 464% आंसर आ जाएगा, ठीक है? देख, और अगला क्वेश्चन दिया है आपको, कल जारी की गई वीज़ा की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप सबको जोड़ डालिए, जोड़ करके 6 से भाग करके औसत निकाल लीजिए, ठीक है? जो आपकी माध्यिका आई थी वही इसका औसत भी होगा, ठीक है? आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वही इसका औसत होगा 3300। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 25% व्यक्तियों ने वीज़ा प्राप्त किया लेकिन इसका उपयोग नहीं किया तो 2011 से 2016 तक कितने व्यक्तियों ने वीज़ा का उपयोग किया? देखिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने पे जितना भी आएगा। अब 25% व्यक्तियों ने वीज़ा प्राप्त किया लेकिन उपयोग नहीं किया, तो पूछ रहा है कितने लोगों ने उपयोग किया? तो 25% ने अगर नहीं किया तो उपयोग किया कितने लोगों ने? 75% लोगों ने उपयोग किया। अब जोड़ने के बाद जितना आएगा उसका 75% निकाल लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है? वही क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर तो इसका आंसर जो होगा वो 14,850 होगा, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका किसका सही आया, और नहीं आएगा तो फिर मैं थोड़ा टाइम लेके आप लोग कहेंगे तो मैथ के सिर्फ क्वेश्चन ही अगले इसमें सब पूरा बढ़िया से एक एक क्वेश्चन समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितने वर्षों में जारी की गई वीज़ा की संख्या पिछले वर्ष में जारी की गई वीज़ा की संख्या से कम? देखिए इस क्वेश्चन को कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। कह रहा है कितने वर्षों में जारी की गई वीज़ा की संख्या पिछले वर्षों में जारी की गई वीज़ा की संख्या से कम है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, यह देखना है कि किसमें कम है, पहले में ज़्यादा है और दूसरे में कम है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे आप, तो देखिए इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो एक ये हो गया, ठीक है? अब देखिए इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें कम है, ठीक है? फिर देखिए इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इस प्रकार से कितना हो गया? 3 वर्षों में हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत आसान टाइप क्वेश्चन होता है, इसको हल भी नहीं करना होता है। समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी इस क्वेश्चन को देखिए फोकट का नंबर दे देता है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया है 56 नंबर क्वेश्चन, विद्याधन में कौन सा समास है? हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो विद्याधन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। विद्याधन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित तत्वों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण संबंधित त्रुटि की पहचान करें, कर शुद्ध वाक्य लिखें। यानी कि मुझे पानी दे दो, अब इसमें क्या है? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, ये हो जाएगा परिमाण, उसकी मात्रा को यही क्वेश्चन बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, किनमें से कह रहा है कौन से विकल्प में विशेषण के भेद के अनुसार उदाहरण में त्रुटि है, ठीक है? अब इसको आप लोग पढ़िए और बताइए कि इसमें त्रुटि है। एक संख्यावाचक विशेषण, वह लड़का सफ़ेद कपड़ा, यहाँ मतलब कोई संख्या, इसमें कोई संख्या दी गई है? नहीं दी गई, तो आंसर हो गया, इसी में त्रुटि है, हटाओ इसको, पहला सी सही हो गया। आंसर क्या है? तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है तैराक शब्द में, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है। देखिए हिंदी के इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं किसी पत्र पत्रिका के संपादन को निम्न में से किस प्रकार का पत्र नहीं लिखा जा सकता? कह रहा है किसी पत्र पत्रिका के संपादक को निम्न से किस प्रकार का पत्र नहीं लिखा जा सकता? किस प्रकार का पत्र नहीं लिखा जा सकता है? अधिसूचना पत्र, अधिसूचना पत्र नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, सद्धर्म, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग बताइए, सत प्लस धर्म, ये व्यंजन संधि है, तो इससे मिलकर क्या बन जाएगा? ता जो है दा में बदल जाएगा, सद्धर्म हो जाएगा, ठीक? तो अगला क्वेश्चन है, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आलपिन और गमला दोनों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है बहुत अधिक खुलता है,
तो आप लोग घर पे बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा किस स्वर के उच्चारण से मुख अधिक खुलता है। वैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, विवृत स्वरों के उच्चारण से मुख बहुत अधिक खुलता है। निम्नलिखित में से त्रित्रिंशत का तत्व क्या होगा? त्रित्रिंशत का तत्व क्या होगा बताइए? त्रित्रिंशत तत्व 33 होगा। थोड़ा संस्कृत भी जान लिया करिए। देखिए संस्कृत में क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है अंतर और अनंतर, इसमें अर्थ का भेद बताना है। युग्म के अर्थ का चयन कीजिए जो इनके सही युग्म है, जैसे अंतर और अनंतर। ठीक है, अंतर और अनंतर। देखिए अंतर का मतलब भिन्नता होता है, अनंतर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का सिद्ध हो जाता है कंप्यूटर, क्योंकि इसमें 15 नंबर कंप्यूटर भी है यूपी लेखपाल में, जब से यूपी ट्रिपल एस सी ने सिलेबस का बदलाव किया है। तो कह रहा निम्न से कौन सा प्रिंटर सबसे तेज है? अब आप लोग बताइए इसमें से सबसे तेज कौन सा प्रिंटर है? दुकान पे जाते हैं कि लेजर प्रिंटर लोग चिल्लाते हैं, लेजर प्रिंटर ही सबसे तेज प्रिंटर है। कहते रैम किससे बना होता है? रैम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो रैम किससे बना होता है? अर्धचालक से। किससे बना होता है? अर्धचालक से। तो निम्न में से कौन सा पहला सर्च इंजन था जिसे विकसित किया गया था? मतलब कौन सा पहला सर्च इंजन था जिसे विकसित किया गया था? कौन सा था? आर्ची। आर्ची जो है ये पहला सर्च इंजन था। ठीक है, और अगला दिया है विंडोज में डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण आपको अनुमति देता है? कौन सा चरण अनुमति देता है भैया? राइट क्लिक करें और नया फोल्डर विकल्प को चुनें और नया फोल्डर बनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक कह रहा आम जनता की जरूरतों को पूरा करने की सरकारी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रक्रियाओं में आईसीटी का एकीकरण, आईसीटी का एकीकरण जो ई गवर्नेंस किसके द्वारा? ई गवर्नेंस द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद प्रोग्राम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अनुवाद प्रोग्राम नहीं है? बताइए कौन सा नहीं? लोडर, लोडर जो है एक अनुवादक प्रोग्राम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट में बोल्ट बाउंड्री वाले सेल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट में बोल्ट बाउंड्री वाले सेल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक्टिव सेल। जो बोल्ट बाउंड्री होती है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा खाली स्थान एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि ओएस की नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है, लक्षित सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर सिस्टम के पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम प्रशासक के रूप में कार्य करता है। इतना हार्ड क्वेश्चन होता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? रूट किट, रूट किट इसका आंसर होगा। फिर कह रहा है खाली स्थान जेपीईजी कंप्रेशन एल्गोरिथम के साथ एनकोडेड इमेज वाले डेटा को सेव यानी संग्रह करने और वितरित करने के लिए एक इमेज फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन है। क्या है फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन? जेपीजी, ये है फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह डिवाइस जिसे बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। वायरलेस डिवाइस। ठीक है, अगला बताइए, इनमें से कौन सी ई गवर्नेंस सर्विस नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक्सेस करने और उसके आवेदन करने हेतु एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करती है? बताएंगे कौन सा मंच प्रदान करती है? कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सार्वजनिक और निजी नेटवर्क के बीच बाधा के रूप में कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है सार्वजनिक और के बीच में? ये जो फायरवॉल होता है इस सार्वजनिक और निजी नेटवर्क के रूप में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल कौन सा नहीं है? यूआरएल, यह सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है। बाकी सर्च एल्गोरिथम, कॉलर, इंडेक्सर, ये सब हैं सर्चिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल। अगला क्वेश्चन है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है
कह रहा इनमें से कौन ऐसा है जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्या है? मैकेफी। मैकेफी जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ने का एक उदाहरण है? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ने का एक उदाहरण है, कौन सा है? मित्र को ईमेल भेजना। मित्र को ईमेल भेजना। अब यहाँ से देखिए शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश विशेषांक, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था? किस पुस्तक में बताया था? और जबकि ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों जो किताबें दी गई हैं ये महात्मा गांधी जी की ही हैं। तो कौन सी थी? हिंद स्वराज में बताया था। हिंद स्वराज में बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? किसमें की गई है? साक्षर भारत में। साक्षर भारत में जो है साक्षर भारत में ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अग्निवीरों की भर्ती हो रही है उसमें जब वो लोग रिटायर होकर आएंगे तो भर्ती जो निकाली उसमें कितने परसेंट आरक्षण देगी उत्तर प्रदेश सरकार? बताइए कितने परसेंट देंगी? 20% आरक्षण देगी। समझ रहे हैं? अग्निवीरों को 20% आरक्षण देगी। कह रहा उत्तर प्रदेश में महलसरा जैसे प्राचीन स्मारकों के संरक्षण का नियमन किस विधान द्वारा किया जाता है? महलसरा जैसे प्राचीन स्मारकों का संरक्षण किस विधान द्वारा किया जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश विज्ञान से इतने टफ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट के पेपर को देखकर आप लोग मत सोचिए कि बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। मतलब प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो अपनी आंतरिक सीमा उत्तर प्रदेश से केवल एक अन्य जिले के साथ साझा करता है। कह रहा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला है, वो जिला ही उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसकी जो सीमा है ना वो उत्तर प्रदेश के एक ही जिले से लगती है। तो बताइए कौन सा जिला है वो? ललितपुर। कौन सा जिला है? ललितपुर। आप लोगों को बता दें कि ललितपुर एक ऐसा जिला है जिसे उत्तर प्रदेश का एक ही जिला झांसी सटा हुआ है और यह मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभा ग्राम सभा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का एक मूलभूत घटक है जो एक जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करती है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा है। ग्राम सभा है क्या है बताइए? ग्राम सभा में सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं, यही है ग्राम सभा। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस विभाग को गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दवाओं और सिरप के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायनों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है? किसमें दिया गया है? खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के आम की निम्नलिखित में से किस किस्म को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बताइए किसको प्राप्त हुआ है? मलिहाबाद दशहरी जो है, मलिहाबाद दशहरी जो है इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये लखनऊ का प्रसिद्ध आम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 2025-26 के बजट के अनुसार डेटा केंद्र पार्कों के लिए संशोधित लक्ष्य क्या है? डेटा पार्कों के संशोधित लक्ष्य क्या है? 8 डेटा केंद्र पार्क बनाए जाएंगे। कितने? 8 डेटा केंद्र पार्क बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं पुस्तक का विमोचन किसने किया? चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ साहब ने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, ठीक है, का उत्तर प्रदेश में
उद्देश्य नहीं था। ठीक है, कौन सा नहीं था बताइए। देखिए, अवैद्युतीकृत गाँव को विद्युतीकृत करना, मतलब जिस गाँव में विद्युत नहीं पहुँची वहाँ विद्युत पहुँचाना, ये तो था। बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन देना, जो बीपीएल परिवार हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको बिजली कनेक्शन दिया जाए। अगला ग्रामीण बिजली ढांचा बनाना, ग्रामीण बिजली ढांचा बनाना ये भी था। तो था इसमें से कौन सा नहीं था, मीटरिंग के बिना मुफ्त बिजली प्रदान करना, यही इसका भाग नहीं था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये तो क्वेश्चन बेहद आसान है आप लोगों के लिए, बताइए कितनी रह चुकी हैं, 2। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा दोनों का नाम कौन कौन सी थी वो। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। अगला देखेंगे, पहला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित लेखकों का उनके साहित्यिक योगदान से मिलान कीजिए। पहला उनके साहित्यिक योगदान से मिलान कीजिए। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जो रचना है वो गोदान, हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला है, निराला की जो है सरोज स्मृति है, मैथिली शरण गुप्त की भरत भारती है। तो ये सीधे सीधे मिलान किया गया, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था। रिलीफ ऑफ लखनऊ थॉमस जोन्स वारकर ने बनाया था, थॉमस जोन्स वारकर ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है। किसने नहीं किया है राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के रूप में, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किए, किसने किया, सतीश महाना। इसको आप लोग देखते ही पहचान सकते थे कि नहीं किया, क्योंकि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का झांसी शहर किस ऐतिहासिक व्यक्ति के संबद्ध होने के कारण प्रसिद्ध है, बताइए। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिहंद बांध जो भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बताइए किस जिले में है, सोनभद्र जिले में। और किस नदी पर बना हुआ है, सोन नदी पर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर जनसंपर्क उद्योग में उनके योगदान और रणनीतिक संचार में नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, एक करंट का क्वेश्चन है, किसे सम्मानित किया, निखिल सिंघल को, निखिल सिंघल को समझिए। इस प्रकार देखिए, लेखपाल में जिसने चैप्टर से जितने जितने क्वेश्चन आएंगे उतने क्वेश्चन, कुछ 100 क्वेश्चन को मैंने आप लोग कराया है। तो आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा। इस टेस्ट को कराने का सिर्फ एक ध्येय है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है, जिसे आप लोग टेस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को जब तक पेपर नहीं होता कोशिश करेंगे डेली एक सेट प्रोवाइड कराएंगे। इसको अगर आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। कभी कभी इस सेट से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।